नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अभी 2 साल का वक्त है। उससे पहले पंचायत चुनाव है और अभी हाल ही में इसी साल के लास्ट में जो बिहार का चुनाव होना है। लेकिन यूपी चुनाव को लेकर इस वक्त सभी जो दलों की तैयारियां हैं वो तेजी से हो रही है। अभी तक आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में दो गठबंधन है, एक तो इंडिया, एक तो इंडिया, है ना। लेकिन अब 27 के चुनाव से पहले तीसरा गठबंधन भी बनकर तैयार हो चुका है। और गठबंधन का जो तीसरा गठबंधन बना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका नेतृत्व वो नेता कर रहा है जो कभी बसपा में थे, कभी बीजेपी में थे, फिर सपा में आए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 छोटे-छोटे दलों के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है। और इस तीसरे मोर्चे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया है, यानी कि सीएम फेस भी स्वामी प्रसाद मौर्य बन चुके हैं तीसरे मोर्चे के हिसाब से। अब ये तीसरा मोर्चा कितना कमाल करेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, किसको फायदा पहुंचाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच यह है कि वो बीजेपी के उस दलित और ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाए, जिस वोट ने बीजेपी को चुनावी जीत दिलाई। जी हाँ। तो अब जो ये 9 दल हैं, पहले मैं आपको जरा उन 9 दलों के नाम भी बता दूं कि आखिरकार वो 9 दल हैं कौन-कौन से, जिनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिलकर ये तीसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाया है। और कई जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तीसरा जो गठबंधन बना है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लोक मोर्चा नाम है इस तीसरे गठबंधन का और इसमें शामिल है अपनी जनता पार्टी यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय समानता दल है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोतीलाल शास्त्री, और संवेद पार्टी है राजामणि सोय्या राय, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जनसेवा दल है विनेश ठाकुर है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, सर्वलोकहित समाज पार्टी है, स्वतंत्र जनता राज पार्टी है और सबका दल यू है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। ये 9 दल है जिनके साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरे मोर्चे का लखनऊ में ऐलान किया, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ बाकी जो 9 दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता थे, वो सभी वहां पर मौजूद थे। तो 27 चुनाव से पहले ये तीसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम करेंगे चर्चा। सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 दलों का आपने देखा प्रदर्शन, एक तो इंडिया, एक तो एनडीए, 2 ही दल अभी तक, 2 ही गठबंधन अभी तक है। लेकिन तीसरा जो मोर्चा सर ये भी अब तैयार हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री फेस भी ये अब बन चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो तीसरा मोर्चा बना है स्वामी प्रसाद के नेतृत्व में, ये कितना कमाल कर पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये जो है ये सब सियासी नौटंकी नूरा कुश्ती अभी चलेंगी। अभी इलेक्शन में काफी दिन है। जो जिन 9 दलों के नाम आप ले रहे हैं, हमने कभी 9 में से एक दल का भी नाम नहीं सुना। जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है उससे ज्यादा फेमस तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है। वो क्रांतिकारी नेता हैं, सब जानते हैं उनको। सपा बसपा भाजपा उनसे कोई पार्टी बची नहीं है। सत्ता का सुख भोगने में उनसे कोई आगे रहता नहीं है। तो चर्चाएं अंदर सूत्रों के द्वारा हमारे पास आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक माहौल बनाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि जैसे वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं दूसरे सियासी दलों को कि भाई हम भी हैं, हमारी ताकत भी है, हमें जल्दी लीजिए। तो अब उनको समाजवादी पार्टी ले नहीं रही, भाजपा वो छोड़ चुके हैं, तो एक दल बचता है जहां वो जा सकते हैं। तो वो उस दल को अट्रैक्ट करने के लिए, उस दल को बताने के लिए वो इस तरह की मोर्चेबाजी कर रहे हैं। और मेरा इशारा बसपा की तरफ है कि वो बहन जी के साथ जाकर कंफर्टेबल रहते हैं। और बहन जी ने जो महत्व उनको दिया है, आज तक किसी और पार्टी ने वो महत्व तो उनको दिया नहीं है। तो ये सोचते हुए उनकी तैयारी है कि समाजवादी पार्टी का टकराव करने के लिए, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम बसपा में चले जाएं। उनकी इस तरह की तैयारी है जो हमारे सूत्र बताते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि स्वघोषित मुख्यमंत्री हो गए, वो खुद ही मोर्चा बना लिया, खुद ही वैसे ही स्वामी है वो, स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य यानी कि एसपीएम है और पीडीएम बना लिया है और सीएम की घोषणा कर दी है। तो ये जो इस तरह के नेता हैं अभी और इस तरह की जो नूरत कुश्ती है,
वो अभी आप देखते जाएंगे। देखिए पिछले दिनों चंद्रशेखर से इनकी मुलाकात हुई थी, चंद्रशेखर इनसे मिलने आए थे, तभी एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। हालांकि चंद्रशेखर की भी नई पार्टी है, उत्तर प्रदेश में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन वो खुद सांसद है, उनकी पार्टी का एक सांसद है। तो इस प्रकार की पार्टी अगर उनके साथ गठबंधन करती तो कम से कम हमें लगता है कि थोड़ा सा एक माहौल बन रहा है। अगर आप सोचिए कि इस फ्रंट का क्या महत्व रह जाएगा अगर चंद्रशेखर और ओवैसी और आजम खान मिलकर गठबंधन बना ले तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी ये सब जल्दबाजी है, इस तरह की चीजें करना, अभी तो इस तरह की चीजें चलेंगी। अब बताइए जो 9 दल है, उन 9 दलों में किसी को कोई नहीं जानता। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कल किसी सियासी दल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो 9 दल डंडे बजाएंगे अपने, बाकी के जो 8 बच गए हैं वो डंडे बजाते हैं। उन्हें पूछ कौन रहा है, उनका नाम कहाँ है, उनका कोई मेंबर है क्या? हमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना। तो ये सब नूरा कुश्ती इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में भी चलेगी, क्योंकि देखिए अगले साल चुनाव का माहौल बनना है और 2027 के शुरुआत में चुनाव है। तो ये 2026 का अंत आते आते आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरा जो सब इंतजार जिस चीज का कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बने, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी आपको दिखाई देगी और उसका मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, विपक्षी नेता आपको मुकाबला करता हुआ दिखाई देंगे, तब अल्टा पलटी होगी। फिर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पद से हटेंगे उनमें कुलबुलाहट होगी। अगर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होता है तो जिनको हटाया जाएगा उनमें थोड़ी सी वो चीजें होंगी, तो वो हो सकता है कि फिर विपक्ष में भाग जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हुआ था पिछली बार? सबसे पहले तो यही भागे थे। तो वो चीज से आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो इसलिए अभी कोई भी आकलन करना, कोई भी विश्लेषण करना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। अभी हमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान थर्ड फ्रंट पहुंचा देगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। अरे भाई पहले बनने तो दो। अभी तो पौधा लगाया है, अभी इसमें पानी डालना है, पौधा उगेगा, कितना बड़ा होगा या बढ़ने से पहले ही कुचल दिया जाएगा या क्या होगा, या ध्यान आकर्षित करने के लिए है, अभी तो ये देखिए थोड़े दिन। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत दम की बात है। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं दूसरे सियासी दल को कि मैं भी हूँ। पूर्वांचल में मेरा गाजीपुर में और आजमगढ़ में मेरा बहुत अच्छा असर है, तो इसलिए मुझे जल्दी ले लीजिए, नहीं तो मैं उस एरिया में आपका नुकसान कर दूंगा। जी सर, चंद्रशेखर की आपने बात की, जो भी बीते दिनों मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई थी, काफी देर तक बैठक हुई और उसके बाद एक चर्चा इस बात की भी होने लगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर की पार्टी में जा सकते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी वो वहां पर निभा सकते हैं। लेकिन उसकी ठीक बाद देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बना लिया। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर के बीच में और उनके बीच में क्या बात नहीं बनी, इस वजह से इतनी जल्दी ये फैसला लिया गया और 9 दलों को साथ लाकर तीसरे मोर्चे का ऐलान भी कर दिया गया? नहीं, देखिए ये तो जब चंद्रशेखर की और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी, तो ये चंद्रशेखर भी और स्वामी प्रसाद मौर्य खासकर मायावती को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम आपके खिलाफ पार्टी खड़ी करेंगे और आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आपको नुकसान करेंगे। मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूं कि ये दबाव बनाने की रणनीति, अपने आप को दिखाने की रणनीति है कि जिससे बहुजन समाजवादी पार्टी इनको ले ले। बहुजन समाज पार्टी ही इनको ले सकती, बाकी पार्टियों में तो इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मायावती जी इनको नहीं लेती हैं तो फिर ये चंद्रशेखर की पार्टी के साथ आ सकते हैं, अपनी पार्टी का विलय उनके साथ कर लेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं ये, क्योंकि चंद्रशेखर तो अपने आप को राष्ट्रीय नेता समझ रहे हैं, वो तो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नेता चाहिए। तो चंद्रशेखर के पास, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रशेखर के पास तो कुछ खोने को है नहीं, तो चंद्रशेखर को अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता उत्तर प्रदेश में मिल जाता है तो उनको क्या नुकसान है? उनको तो फायदा ही फायदा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, अगर ये समाजवादी पार्टी में जाते हैं, अगर ये बसपा में जाते हैं, तो कोई फायदा पार्टी को नहीं है, पार्टी को ये बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं दिला सकते। लेकिन
अगर ये चंद्रशेखर के साथ जाते हैं तो चंद्रशेखर को तो कुछ बड़ा फायदा दिला ही सकते हैं ना भाई। चंद्रशेखर को तो प्लस ही करेंगे, वो तो आज जीरो पे है। तो इसलिए चंद्रशेखर के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है इनको लेना, साथ में जोड़ना। बाकी सियासी दलों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। इसी चीज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि ये अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए दूसरे दलों का इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, या इस तरह का एक जो भी आयोजन कर रहे हैं, मोर्चा बना रहे हैं, जो भी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो सब उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ जी। लेकिन सर 2022 का जो चुनाव हुआ तो उसमें भी देखा गया कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश आए और उन्होंने भी एक गठबंधन यहाँ पर बनाया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। पल्लवी पटेल आज भी उनके साथ हैं, दिखती कभी कभी मंचों पर दिख जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से साथ होना चाहिए उस तरीके से साथ नहीं हो पा रहा। तो क्या लग रहा है कि ये गठबंधन भी ज्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं? जैसे कि आपने शुरुआत में ही ये बात कही कि एक दबाव बनाने का प्रयास है मायावती पर और एक बीजेपी को मैसेज देने का प्रयास है कि जो है हम आ गए हैं, अब ये होगा वो होगा। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखिए मैं तो पहले ही कहा कि इस गठबंधन की कोई मायने नहीं है। ओवैसी की अगर आप बात करते हैं, ओवैसी जो जहां भी चुनाव लड़ते हैं वो जी। बहुत ध्यान नहीं, वोट काटने का काम उनका है। अगर आप उनका इतिहास देखें, इस बार भी बिहार में चुनाव है, बिहार में अगर पिछले चुनाव में देखें उन्होंने 5 सीट जीती थी, तो बाद में उनके विधायक कहाँ चले गए, बाद में उनका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव चुनाव लड़ा, कौन सा तीर मार लिया। तो वो तो एक दूसरे किसके इशारे पे करते हैं, खुद करते हैं, क्या करते हैं, उनको समझना हम जैसे छोटे विश्लेषकों के लिए बहुत मुश्किल बात है, ओवैसी जैसे व्यक्ति को समझना। अब ओवैसी विदेश में जाके किस प्रकार से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे किस प्रकार से जो है सबसे ज्यादा मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी में बोलते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती नहीं है। और जरा सा कहीं कोई राहुल गांधी बोल दे या कोई दूसरा नेता बोल दे, ममता बनर्जी का कोई नेता बोल दे, उस पर एक्शन हो जाता है। अब तो तो वैसे इसलिए हीरो बन चुके हैं। अब तो वो हीरो भी बन चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओवैसी को समझना हमारे लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। हम ओवैसी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उनकी रणनीति क्या है, उनकी राजनीति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई मामला रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता जी। जो दलित वोट बैंक की बार बार बात यहाँ पर हो रही है, तो उसका बिखराव क्या आप देख रहे हैं क्या? मान लीजिए ये अगर मोर्चा चलता है, आगे तक जाता है, तो इनकी जो नजर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो बीजेपी के उस वोट बैंक पर है, दलित ओबीसी के, जो लगातार बीजेपी को चुनावी जीत दिलाती आई, भले ही 24 में नुकसान हुआ हो। तो क्या लगता है कि जो दलित वोट बैंक है उसमें बिखराव आप देखेंगे? देखिए, दलित वोट जो उत्तर प्रदेश में जाता रहा है, आपको पता है, वो जी। मायावती के पीछे जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है और जी। बसपा को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब बसपा बढ़ती है भाजपा किनारे लग जाती है, और जब जब भाजपा बढ़ती है तब तक बसपा किनारे लग जाती है। क्योंकि अधिकतर वोट जो है वही वोट है जो बसपा में और भाजपा में जाता है। 2024 में हमने देखा कि उस वोट ने भाजपा को नकार दिया, बड़ी तादाद में नकार दिया, और मायावती के पास मुश्किल से 8 से 9% वोट बचा हुआ है। इस इलेक्शन में अगर मायावती कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करती है तो वो भी काफी हद तक इस बार टूट जाएगा, क्योंकि उसको ऑप्शन मिल गया है चंद्रशेखर के रूप में। पहले तो चंद्रशेखर एक्टिव थे नहीं उत्तर प्रदेश में, तो दलितों के पास कोई मायावती के अलावा इस तरह का चेहरा नहीं था जो जान पहचाना चेहरा हो, जो उनकी बात सुनता हो, उनके हकों की मांग करता हो। आज इसमें दो राय नहीं है ना कि चंद्रशेखर तो आवाज उठा ही रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर के पीछे भी लोग लग गए हैं, चंद्रशेखर के भी जो है विरोधी लोग आ गए हैं। अब उसमें किसका हाथ है, वो भी तमाम चीजें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो जिंदा भी बचेंगे कि नहीं सियासी तौर पे है। भाई सियासी तौर पे वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे 2027 तक, इसका भी देखना है कि उनकी राजनीतिक हत्या ना हो जाए, क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग लग गए हैं और उनको बड़ा खतरा उनमें देख रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। तो इस प्रकार की चीजें भी चल रही है। लेकिन चुनाव के हिसाब से जो आपका सवाल है कि दलित बिखर जाएगा, दलित क्या होगा, मैं दलितों में टूट देखता हूं और भारी तादाद में चंद्रशेखर के साथ जाता हुआ उनको देखता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने क्षेत्र में कुछ सीटों पे
प्रभाव डाल सकते हैं, 2-4 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, कुछ सीटें जीत सकते हैं, जिता सकते हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिविजुअल कोई बहुत बड़ी स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर उनको चंद्रशेखर की पार्टी की कमान मिल जाती है तब वो इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि और यही चंद्रशेखर चाहते हैं। इसी वजह से चंद्रशेखर मिले थे कि उनको उत्तर प्रदेश का जो है कमान अपनी पार्टी की दे दी जाए और वो चलाएं, क्योंकि वो लंबे समय तक मायावती की रणनीति कर रहे हैं, लंबे समय तक मायावती के साथ रहे हैं। कई बार तो कहते थे कि नंबर 2 की स्थिति में आ गए हैं, तो उनको और इसी समाज से संबंधित हैं और अच्छी पकड़ तो उनकी है ही, तो उनको एक मजबूत हथियार मिल जाएगा प्रयोग करने के लिए। अभी वो बिना हथियार के हैं, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छा हथियार मिल जाए, तो आप अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के पास ना हथियार है और ना उनका चेहरा इस तरह बचा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से वो समाजवादी पार्टी गए, वहां से फिर भाजपा गए, तो उनकी छवि भी उस तरह की छवि बची नहीं है अभी, तो उसको उनको ठीक करने के लिए काफी समय लगेगा। तो इसलिए मैं मोटे तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बात से घबराई हुई है कि दलितों में सबसे बड़ी जो टूट होगी वो चंद्रशेखर के पास जाएगी। उससे कहीं ना कहीं दोनों दल घबराए हुए हैं, उसी की रणनीति के तहत ये तमाम चीजें चल रही हैं। ये मोर्चा भी हो सकता है कि उसी हिसाब से बनाया गया हो, जैसा कि हमने पहले कहा है। जी ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार के पी मलिक सर को भी आप सुन रहे थे, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ये तीसरा मोर्चा बना है जिसका नाम है लोक मोर्चा। इसमें 9 दल शामिल हैं। अभी अपने इंट्रो में मैंने आपको उन 9 दलों के नाम बताया। अब ये मोर्चा आगे तक चल पाता है या फिर नहीं चल पाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया कि ओवैसी आए और पल्लवी पटेल आई साथ में, बना, लेकिन ज्यादा वो चल नहीं पाया। तो जैसा कि अभी ये बात हो रही थी कि चलता कितना आगे तक है ये मोर्चा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर 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 2027 तक ये मोर्चा ऐसे ही बना रहता है तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा? सपा को पहुंचाएगा, बीजेपी को पहुंचाएगा, किसको पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना। रिपोर्ट नहीं।